सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से मुझे आपके शो में बुलाने। शुक्रिया सर। दरअसल हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री सर जो हैं इस वक्त बीजिंग में हैं और उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की और भी कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। हम देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में एनएसए डोभाल बीजिंग में थे, जनवरी में विदेश सचिव हमारे, और उससे पहले कजान में हमने प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात देखी। क्या ये जो 3 अहम मुलाकातें हुई हैं पिछले 3-4 महीनों के अंदर, क्या हम मान के चलें कि एलएसी पर जो एक लंबा विवाद, लंबे वक्त से एक विवाद चला रहा था, क्या उसे खत्म करने की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, या चाइना ये जो जो कुछ हो रहा है उसका एक दिखावा कर रहा है सर? देखिए राजेश जी, हाल के समय में भारत और चाइना के संबंधों में जी। एक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के पहले ही दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट जो डेप्सांग और डेमचौक एरिया का था उसको करने का फैसला किया। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की बात पे सहमत हो गए। और उसके बाद हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की जो बातचीत है वो भी हुई। हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी ने जी, जी। चाइना की यात्रा की। और और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री भी चाइना की यात्रा पर हैं और एक सकारात्मक बातचीत हुई है। और ये अच्छा घटनाक्रम है। और ये मैं अवश्य कहूंगा कि भारत और चाइना, जो कि विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों मेजर पावर्स हैं, दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। जी। और इन दो देशों के बीच में यदि अच्छे संबंध बनते हैं तो ये इन दोनों देशों की जो विशाल आबादी है, विशाल जनसंख्या है, उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही। ये पूरे विश्व में अच्छे संदेश भी देगा कि दो पड़ोसी राष्ट्र, इतने बड़े विशाल राष्ट्र, अगर जी। ये आपस में एक मित्रतापूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, तो पूरे विश्व में जो अन्य जगह भी जो जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट स्थितियां हैं, उसको भी एक सकारात्मक संदेश देगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत और चाइना के बीच में संबंधों का जो इतिहास रहा है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो चरित्र है, जो जी। उसकी प्रकृति है, वो अथॉरिटेरियन है, वो लोकतांत्रिक जाहिर है कि नहीं है। और उसकी जो वर्किंग, जो उसके जो पैटर्न्स हैं, जो उसकी जो व्यवहार रहा है, उसमें अनेक तरीके की नकारात्मक जो है पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। जैसे जी। उसका विस्तारवादी चरित्र, जिसमें कि वो पूरे साउथ चाइना सी को के ऊपर एकाधिकार का दावा करता है, ताइवान को अपने कब्जे में फोर्सफुली ले लेना चाहता है, हांगकांग के वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल को बदलना चाहता है, जापान के सेंकाकू आइलैंड पर वो कब्जा करना चाहता है, बिल्कुल सर। भारत के क्षेत्रों पर भी उसकी। तो इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं चाइना की, और साथ ही साथ वो पूरे विश्व में 2049 तक नंबर 1 भी बन जाना चाहता है। तो ये चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, और शी जिनपिंग के नेतृत्व में तो वो बीआरआई के माध्यम से उपनिवेशवादी व्यवहार भी कर रहा है, जी। राष्ट्रों को जाल में फंसाना इत्यादि। तो ऐसे में इस चाइना के फेस वैल्यू पर ये नया भारत भरोसा नहीं करता है। और जी। भारत ने लेकिन एंगेजमेंट जरूर किया है, लेकिन भारत जो चाइना के द्वारा कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग भारत अपने कदम उठाएगा। और चाइना यदि सकारात्मक कदम उठाता है, कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत जी। भी कदम उठाएगा। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने एंगेजमेंट के लिए सहमति व्यक्त की, तो हमने भी डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति व्यक्त की, तो हमने भी जी। डिसएंगेज किया। तो ये जो भारत की तरफ से अकॉर्डिंगली जो है उसके एक्ट्स जो ऑन द ग्राउंड जो होंगे, जो कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड होंगे, उसके आधार पर कदम उठाएंगे। उसी अनुसार भारत भी अपना एक काम करेगा। लेकिन क्या ये जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अमेरिका का एक हम प्रेशर देख सकते हैं? जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कई बड़े ऐलान किए हैं जिसका सीधा असर भारत और चीन के ऊपर होगा। क्या ये भी एक कारण है कि दोनों पड़ोसी जो हैं अब वो इस चीज को समझ रहे हैं कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो आने वाले वक्त में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है? उस कारण भी आप एक क्लोजनेस देख रहे हैं? नहीं राजीव जी, मैं ये मानता हूँ कि जी। भारत चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, जी। या यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी के साथ अपनी ताकत के साथ डील करता है।
और ओके। सभी के साथ अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के साथ, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ भारत डील करता रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो भी निर्णय ले रहे हैं, यदि जहां कहीं भी भारत के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय हित जहां प्रभावित होंगे, वहां पर भारत अपने रिजर्वेशंस को भी व्यक्त करेगा। और जी। भारत ने हालांकि अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन यदि कोई अमेरिका की तरफ से कल को ऐसा कदम उठाया जाता है कि जिससे कि भारत के लोगों के हित प्रभावित हो, भारत के लोगों के हितों पर कोई हानि पहुंचे, तो भारत इस संदर्भ में अपनी जो आपत्तियां हैं वो निसंदेह अमेरिका को बताएगा। और चाइना के संदर्भ में भी यही है कि चाइना ने जब डिसएंगेजमेंट की जो 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 इनकर्जन की जो स्थितियां जो पैदा की, उसके जी। संदर्भ में भारत ने बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रांग तरीके से चाइना का मुकाबला किया। और हमने जो फेस ऑफ की सिचुएशन है वो तब तक बनी रही, चाहे वो कई वर्षों का समय अवश्य लगा, लेकिन भारत जाहिर है कि बिल्कुल भी नहीं झुका। डोकलाम में भी ओके। हमने ये दिखाया था। तो आज बिल्कुल। का और रशिया के साथ भी हमारी जो है पार्टनरशिप है, कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो अमेरिका के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके ऊपर भी भारत की पैनी नजर है। लेकिन भारत स्वयं से ये चाहता है, किसी दबाव की वजह से नहीं, कि चाइना के साथ हमारे संबंध बेहतर हो। और भारत और चाइना यदि साथ में आते हैं, तो ये जैसा कि मैंने कहा कि विश्व की अनेक जो शक्तियां हैं उनको भी एक मैसेज जाता है। ये जी। जो दो एशिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले जो राष्ट्र हैं, यदि साथ आ बिल्कुल। जाएंगे तो दुनिया पर क्या प्रभाव बहुत कुछ। पड़ेगा। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर चाइना, रशिया और इंडिया साथ में आ जाएं तो नेटो की भी पावर उसके आगे फेल हो जाती है सर। तीनों इतने मजबूत और इतने सक्षम देश हैं। लेकिन मेरा एक आखिरी पॉइंट सर, जो समझना चाहूंगा, क्या वाकई में हम चाइना पर ट्रस्ट कर सकते हैं? जो जो मीठी मीठी बातें कजान में हुई, या डोभाल सर की यात्रा के दौरान हुई, या अब जो हमारे विदेश सचिव गए हैं उनकी यात्रा के दौरान हुई, या फिर चाइना टाइम बाय कर रहा है आपसे कि आप को बहला फुसला कर अच्छी अच्छी बातें कर कर और वो अपना ध्यान जो है ताइवान, फिलीपींस, जापान की तरफ ले जाना चाहता है, और जब ये तीन बड़े देश उसके आगे सरेंडर करेंगे तो चौथा नंबर फिर आपका भी लगेगा? देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और इसका मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाइना यदि टाइम बाई कर रहा है, तो भारत को भी इस समय का जो उपयोग है, वो पूरी तरीके से करना चाहिए। और भारत ये कोशिश करेगा कि यदि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं, वो स्थिर बने रहें। और लेकिन ये जो नया भारत आज का है, वो चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करता है। और चाइना की जो पूरी स्थितियों के ऊपर हमारी पैनी नजर रहेगी। चाइना के बारे में राजेश जी, जैसा कि हम आपके चैनल पर डिस्कस करते रहे हैं, जी। कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। और उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। विस्तारवादी, जी। आधिपत्यवादी, अवसरवादी और बीआरआई के माध्यम से उपनिवेशवादी भी अब वो बन चुका है। तो ऐसे में भारत को अपनी ताकत को लगातार विकसित करना होगा और भारत को अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसको लगातार विकसित करना होगा। और ये जो समय अगर मिल रहा है, चाइना अगर टाइम बाई कर रहा है, तो जाहिर है कि हमारे जी। लिए भी समय है। तो इस समय में हमको अपने जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करना होगा और जो डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भी हमें लगातार बनाना होगा। चाहे वो सबमरीन्स की जो बड़ी संख्या की जी। जो जी। फ्लीट उसको डेवलप करना, फाइटर जेट्स को के स्क्वाड्रंस की संख्या को बढ़ाना, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक कम से कम 44 होने चाहिए, जिसमें कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी होने चाहिए। जी। हाइपरसोनिक वेपन्स को भी, मिसाइल्स को भी हमें डेवलप करना होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वेपन्स हैं, अत्याधुनिक ड्रोन्स को विकसित करना होगा। और जो भी अन्य जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमें लगातार तेज गति से आगे विकसित करना होगा, ताकि ये जो समय अगर चाइना कहीं इस बिल्कुल सर। रणनीतिक को काम कर रहा है तो उसको ये मौका ना मिले कि उसने भारत को कहीं रिसीव किया और भारत को एक धोखे में रखा। ये धोखा देने का हम जो है किसी तरीके का उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। और भारत को अपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को, इंक्लूडिंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को, टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से बढ़ाना होगा। बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लगातार बढ़ाना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शानदार कार्य किया है। और जी। इसी तरीके के जो प्रयास हैं वो हमें एक विकसित भारत को बनाने का जो विजन है राजेश जी, इसी वजह से मैं कहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजन है। विकसित भारत को बनाने का जो विजन है वो एक जी। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को
अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का ही विजन है, जिससे कि हमारे अपने राष्ट्र के लोगों को तो फायदा होगा ही। हमारे जो एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं, और जहाँ कहीं भी कोई एडवर्सरी अगर पैदा हो रहा है, तो उसके लिए भी ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर वो एक उसके ऊपर लगाम लगाने का ही कार्य करेगी। हाँ, बिल्कुल सर, विकसित भारत बनना चाहिए, जल्द बनना चाहिए, लेकिन सब पूरा भारत विकसित होना चाहिए। ये ना हो कि चंद व्यापारी जो हैं, वो ही विकसित हो जाएं और 80-83 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर कहा जाए कि आप इसमें खुश रहिए, तो वो एक नेशनल पावर नहीं होती है। नेशनल पावर के तौर पर आपको सबको उठाना होगा। समन्वित व्यापक जो विकास है, वो होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल, क्योंकि जाते-जाते जो बाइडेन ने कहा था कि मुझे उनकी वो टिप्पणी बड़ी अच्छी लगी थी कि जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अब डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आने वाले वक़्त में ये तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए बहुत चिंता का सबब होगा। लेकिन शुक्रिया सर, लंबा वक़्त आपने दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। जय हिंद। थैंक यू सर।